अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अजीम रहमान है एंड वेलकम टू अजीम टेक ऑफिशियल चैनल। आज रिएक्ट जेएस सीरीज़ का हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स के बारे में। रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे। व्हाट आर कंपोनेंट्स, व्हाई वी यूज़ कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स और उसका सिंटैक्स देखेंगे जो भी इसकी टाइप्स होंगी। और मैं कोड दिखाऊंगा आपको मिनी प्रोजेक्ट्स के अंदर। एक मिनी प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर हम कंपोनेंट्स किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको कोड भी दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से उसकी समझ भी आ जाए। कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिखाता कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। मैं डायरेक्ट मैंने ये साइट बनाई हुई है रिएक्ट के अंदर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो कंपोनेंट्स असल में होते हैं वो एक रिटर्न कोड होता है, जिसे कह सकते हो कि कोई जावास्क्रिप्ट का रिटर्न कोड होता है। क्लास हो सकती है या कोई फंक्शन हो सकता है, उसे हम कंपोनेंट कहते हैं। मेन के ये एक साइट है, ये एक हेडर है हमारे पास, ऊपर जो टॉप पे नज़र आ रहा है ये हेडर है, साइड में ये साइड बार है और नीचे ये फुटर है और ये जो मेन कंटेंट है। ये हर एक अलग-अलग एक अपना अपना कंपोनेंट रखते हैं। हेडर एक अलग कंपोनेंट है, फुटर एक अलग कंपोनेंट है, साइड बार जो है अलग कंपोनेंट है। इसमें होम जो होगा, होम पे क्लिक करेंगे ये चीज़ कंटेंट उसका चेंज होगा, ये एक अलग कंपोनेंट है। अबाउट एक अलग कंपोनेंट है, ब्लॉग एक अलग कंपोनेंट है। मीन पूरे हम एप्लीकेशन को, पूरी एप्लीकेशन को हम एक कंपोनेंट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं। क्यों हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करते हैं? यूज़ हम इसको इसलिए करते हैं ताकि अब ये हेडर है और साइड बार है, अब मुझे मल्टीपल टाइम चाहिए। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो हेडर तो मुझे मस्त चाहिए, और नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा तो फुटर भी मुझे चाहिए। अबाउट पे क्लिक करूँगा तो फुटर भी चाहिए, हेडर भी चाहिए, साइड बार भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले साइट्स वगैरह हम बनाते होते थे तो होम का जब कोड लिखते थे, फिर हेडर और फुटर और साइड बार के कोड हमें मल्टीपल टाइम रिटर्न करना होते थे, मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करना होता था सेम कोड। तो इसमें क्या होता है, हम एक दफ़ा कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको हम एक दफ़ा क्रिएट कर लिया और उसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से रीराइट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। सेम कंपोनेंट को हम कॉल करते हैं, जितनी मर्जी दफ़ा हम जब चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदा क्या होगा, हमारा कोड का जो कोड लाइन ऑफ कोड होगा वो कम होगा। अगर हमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन नहीं होगी तो स्पीड इसकी इंक्रीज होगी, साइज इसका डिक्रीज होगा। तो मतलब ये देखिए, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कितने फास्ट आ रहे हैं, एनिमेशन आ रहे हैं। सिर्फ जितना मैं कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है जो, ये सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि ये अपडेट हो। होम पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ यही अपडेट होता है, बाकी सेम रिमेन्स रहते हैं। हो इस पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ ये एरिया अपडेट होता है, बाकी सारा सेम रहता है। मतलब जो कंपोनेंट के हमें अपडेशन की ज़रूरत होती है, सिर्फ वही कंपोनेंट अपडेट होता है, बाकी सारा स्टेट रहता है, वही लोड होता है। तो इसी तरह रिएक्ट जो होती है वो आपका जो दूसरी तरह से कोड करते हैं बहुत ही मुश्किल होता है आपको कोड करने में, तो आपके काम को बहुत आसान बना देती है। जिस तरह के देखे नाइट मोड और डार्क मोड और वाइट मोड जो है ये मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। मतलब काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा किस किस तरह से। एडवांस में हम चीज़ें ये सीखेंगे। ये दो चीज़ें तो क्लियर होगी, कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता चल गया, इसके यूजेस के बारे में पता चल गया। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? टाइप्स, ये दो टाइप्स के हम इसमें रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट और सेकंड हमारे पास होता है क्लास कंपोनेंट होता है। तो टू टाइप्स के हम कंपोनेंट्स इसमें यूज़ करते हैं। अगर इनके बारे में मैं बताना स्टार्ट कर दूं तो ये एक अलग टॉपिक है। फंक्शनल कंपोनेंट एक अलग टॉपिक है, क्लास कंपोनेंट एक अलग टॉपिक है। तो वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ, जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है जो अब लेटेस्ट में चल रहा है, जो रिएक्ट जेएस ने ऑफिशियल अनाउंस किया हुआ है, तो मतलब उन्होंने बताया कि जितना हो सके आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करो रेदर देन के क्लास कंपोनेंट। जिस तरह के क्लास कंपोनेंट के हम कोड लिखेंगे तो वो हमें थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा, थोड़ा कम्प्लेक्स नजर आएगा। फंक्शनल कंपोनेंट में कम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाती है। जितने भी हम फंक्शंस होते हैं जो पहले क्लास कंपोनेंट के अंदर कर सकते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर नहीं कर सकते थे, लेकिन लेटेस्ट जो अपडेशन आई है उसमें हुक्स के जरिए सारी चीज़ें हम जो क्लास कंपोनेंट्स के अंदर करते थे वो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हैं। तो
मैं इसका अब कोड मीनिंग कोड दिखा देता हूँ फिलहाल जो मैंने किया हुआ है। ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, जो मैंने आपको साइट दिखाई थी उसका सारा कोड ये वाला है। तो सोर्स के अंदर ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट मैंने क्रिएट किए हुए हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अबाउट का कंपोनेंट, ऐप का कंपोनेंट, ब्लॉग का कंपोनेंट, कार्ड का कंपोनेंट। अब ये हेडर है जो आपको नज़र आ रहा था, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये header.js, ये सिंपल इतना सा कोड है और आपका हेडर क्रिएट हो जाता है। और इसके पीछे मैंने CSS वगैरह की हुई है, ठीक है। अब जो आपको हेडर का कंटेंट नज़र आ रहा था, कार्ड जो नज़र आ रहे थे, कार्ड मैं दिखा देता हूँ। ये सिर्फ इतना सा कोड है कार्ड का, ये सिर्फ इतना सा कोड। और मेन के जब मैं यहाँ पे साइड पे जाता हूँ, ये कितने आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं, ये देखें। अब होम पे मैं जाता हूँ, होम पे भी आपको ये देखें, इसके नीचे ये कार्ड नज़र आ रहे हैं। मतलब सेम कार्ड वो मैंने कॉपी किया हुआ है, रीयूज़ किया हुआ है, ना कि मैं कोड को कॉपी पेस्ट किए जाऊँ। अब कंपोनेंट मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज की हुई है, लूप लगा के यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज की हुई है। और जो प्रॉपर्टी के लिहाज से अपने आप को बार बार वो कॉल किया जा रहा है, प्रॉपर्टी चेंज करके हमारे सारे कार्ड शो हो रहे हैं सिर्फ छोटे से कोड पे। और देख ले कितना बड़ा हमने काम कर लिया। तो अब हम फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट का सिंटैक्स देखेंगे। ये जो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है H1 टैग में, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। कंपोनेंट्स का डाटा जो होगा वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो src फोल्डर पे यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, राइट करके न्यू फाइल। यहाँ पे एक हम हेडर का कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंटेंट का कंपोनेंट बनाएंगे, और एक और कंपोनेंट क्रिएट करना है। src फोल्डर में न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है क्लास कंटेंट के नाम से, कंटेंट कंपोनेंट, content.js। और ये हेडर जो भी कंपोनेंट हमने बनाना है, जितने भी कंपोनेंट बनाना है, जो उसका फर्स्ट कीवर्ड होता है वो कैपिटल होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान में रखना है, जो भी कंपोनेंट क्रिएट करना है उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो हमेशा से कैपिटल ही होना चाहिए। क्योंकि जब ज़्यादातर हम जब प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तब ये एरर हमें देता है कि जो कंपोनेंट होता है उसका सिंटैक्स जो होता है फर्स्ट वर्ड वो कैपिटल होना चाहिए। तो हमने दो कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। इसके अंदर डिफाइन करेंगे। हेडर के अंदर हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं और क्लास कंटेंट के अंदर हम क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ताकि दोनों का सिंटैक्स का पता चल जाए आपको। तो यहाँ से शॉर्टकट की के ज़रिए भी आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं बाद में आपको बता दूंगा कि वो एक एक्सटेंशन होती है, वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो शॉर्टकट की के ज़रिए भी आप मतलब क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं RAFCE ये प्रेस करूं तो वो फंक्शनल कंपोनेंट खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। मैं आपको इस तरह से नहीं, फ़िलहाल तो मैं आपको कोर कोडिंग के ज़रिए बताना चाह रहा हूं। तो शॉर्ट कीज़ के ज़रिए हम किस तरह से क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है लाजमी। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। जो भी हमने कंपोनेंट क्रिएट करना है सबसे पहले हमने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेना है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इसलिए मैं ये कोर कोडिंग करके बता रहा हूँ ताकि आपको सिंटैक्स से इसके फैमिलियर हो जाए। जैसे ही आपने ये कर लेना है, जो जिस चीज़ का आपने ये बनाया होगा, मतलब हेडर के नाम से बनाई है ना फाइल, तो हेडर नाम का ये आपने फंक्शन बनाना है एक। तो फंक्शनल कंपोनेंट में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लिखना है फंक्शन, फंक्शन और फंक्शन का फिर नेम देना है हेडर। फंक्शन का नेम दे दिया और फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, एक रिटर्न करवाना है। जो भी हम यहाँ पे रिटर्न के अंदर लिखेंगे वो चीज़ें रिटर्न हो जाएगी जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस रिटर्न के अंदर मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, एक H1 टैग, H1 टैग मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ कि ये हेडर है, हेडर। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर क्या मैंने किया है, एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन के अंदर एक मैंने मैसेज रिटर्न करवाया, दिस इज हेडर। तो जब ये फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं बाद में इसको एक्सपोर्ट भी करना होता है, क्योंकि डिफाइन तो हो गया है, अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है ताकि ये फंक्शन रिटर्न हो सके कि कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकें। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं हम हमेशा, एक्सपोर्ट
डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और फिर क्या करना है, उस फंक्शन का नेम लिख देना है। फंक्शन का नेम क्या है, हेडर। ये हेडर हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। इसको सेव कर लें और यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवा देना है उसको। इंडेक्स के अंदर ही हम डिस्प्ले करवाते हैं, क्योंकि यही तो रेंडर करके वहाँ पे HTML में हमें डिस्प्ले करवाता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम। अब जो भी कंपोनेंट हमने एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि SRC फोल्डर के अंदर ही है ना, हमने डॉट लगाना है, स्लैश लगाना है, और ये देखिए ये जितने भी कंपोनेंट थे वो खुद ब खुद आ गए हैं। यहाँ पे हेडर मैंने लगा दिया। अब ये जो हेडर है इसको मैं क्या करूँगा, जिस तरह हम कोई भी एलिमेंट को डिस्प्ले करवाते हैं कोई भी, यहाँ पे उसी तरह उसका नाम देना है हेडर, और ये स्लैश, ये क्लोज। ठीक है, अब ये जो हेडर होगा ये टॉप पे हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ये यहाँ पे npm को स्टार्ट कर देता हूँ, npm स्टार्ट। अब जब ये npm स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह से हम एक कंटेंट का क्लास का कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें भी लाइब्रेरी हमने सेम ही एक्सपोर्ट करनी होती है, इंपोर्ट करनी होती है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट के अंदर से हमने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्लास का एक क्लास क्रिएट करेंगे, तो क्लास, और अब इसको क्या करना होता है, इसको हमने एक्सटेंड करना होता है, एक्सटेंड रिएक्ट एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से, ये रहा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से हमने इसको क्या करना होता है, एक्सटेंड करना होता है। एक्सटेंड करते हैं तब इसके अंदर एक हमने डायरेक्ट रिटर्न नहीं करवा सकते, इसके अंदर एक फंक्शन होता है रेंडर के नाम से। रेंडर का फंक्शन हमने कॉल करना होता है रेंडर के अंदर हम रिटर्न को यूज करते हैं। जो भी हमने डिस्प्ले करवाना है रेंडर फंक्शन के पहले, तो क्योंकि क्लास जो फंक्शन होती है वो डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकती, सबसे पहले जितना भी उसका कोड होता है वो उसको रेंडर करता है और फिर बाद में उसको रिटर्न करवाते हैं। अब हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, अब हम रिटर्न करवा लेते हैं यहाँ पे रिटर्न। अब यहाँ पे भी हम क्या करवाते हैं, H1 टैग ही डिस्प्ले करवाते हैं या पैराग्राफ रिटर्न करवा देते हैं P, और यहाँ पे क्या कर दो, कुछ भी लिख दो, दिस इज कंटेंट पेज, या कंटेंट कंपोनेंट कह सकते हैं, कंटेंट कंपोनेंट। सही हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको भी उसी तरह से, अब ये हमारा क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो गया, अब इसको भी उसी तरह से हमने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसका नेम, जो भी क्लास है क्लास का नेम हमने दे देना है कंटेंट। ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको भी हमने इंडेक्स डॉट फाइल में जिस तरह हेडर को हमने वो किया था, इसी तरह इसको भी हम इंपोर्ट करवा लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको भी इंपोर्ट करवा लेना है, इंपोर्ट कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट कहाँ से, फ्रॉम /कंटेंट से, यहाँ से इसको हमने इंपोर्ट करवा लिया। और यहाँ पे भी हम अब हेडर के नीचे हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, हेडर के नीचे कंटेंट का एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पे उस कंटेंट को हम डिस्प्ले करवा देंगे ये चीज़। अब यहाँ पे हार्डर लिखा हुआ है इसलिए डलता थोड़ा सा, और स्पेलिंग गलत थे, अब ये सही हो गया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ये हमारी एप्लीकेशन, इसको मैं करता हूँ, ये देखें, दिस इज़ हेडर एंड दिस इज़ कंटेंट कंपोनेंट। मेन जिस तरह से हम कंपोनेंट के सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे शो करवाएंगे उसी तरह से वो आता जाएगा। अगर मैं Ctrl+X करके और ऊपर इसके लगा दूंगा तो पहले हमें कंटेंट का पेज शो होगा और फिर बाद में हेडर का पेज शो होगा। ये फंक्शनल कंपोनेंट, इसका सिंटैक्स बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही सिंपल होता है, तो इतना हार्ड नहीं होता। इसको रीड भी आसानी से कर सकते हैं। रिटर्न क्या करवाया है, एक फंक्शन क्रिएट किया है हेडर का, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया H1 टैग को। मल्टीपल टैग्स भी आप रिटर्न करवा सकते हैं, मतलब डिव ले लो, जिस तरह हमें इसके अंदर मैंने किया हुआ है,
ये वाली फॉर्म लगाइए, मतलब मल्टीपल चीज़ें भी रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन अगर क्लास कंपोनेंट का देखें तो हमें रेंडर करना पड़ता है, फिर रिटर्न करना पड़ता है। फिर अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह या हम स्टेट वगैरह डिफाइन करते हैं तो फिर इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने होते हैं। लेकिन जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर कंस्ट्रक्टर वगैरह डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो हुक्स हमें आजकल उन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं, उसके ज़रिए वो सारा काम कर सकते हैं जो क्लास कंपोनेंट के अंदर हम करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि वो जो मैंने शॉर्ट की बताई थी कि मतलब उसी तरह आप फंक्शनल कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट की करके, और क्लास कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आर सी सी करूँ, RCC, तो ये क्लास कंपोनेंट खुद ही वो क्रिएट कर देता है। अगर मैं फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो RAFCE, ये इस तरह से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब ये किस तरह से ऐड हुई, यहाँ पे आपने जाना है एक्सटेंशन पे बनी हुई है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ES7 जो होगी ये वाली फर्स्ट वाली आपने ये कर लेनी है, ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफिक एसक्यूएल। इसको सिर्फ सिंपली आपने इंस्टॉल करना है और सारी वो चीज़ें जो हैं वो आप शॉर्ट कीज़ के ज़रिए कर सकते हैं। ये लाइब्रेरीज वगैरह भी शॉर्ट कीज़ के ज़रिए भी आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। मतलब बहुत ही काम आपका आसान हो जाएगा। कोई भी आपको समझ ना आई हो इसके बारे में तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना लाजमी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।